अनसुनी अनकही में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय ठाकुर। हाजिर हूं कुछ अनकहे कुछ अनसुने किस्से लेकर। आज हम बात करेंगे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की। साल 1969, उत्तर प्रदेश का इटावा जिला। शाम का वक्त था, सूरज आसमान से नीचे उतर रहा था। इटावा जिले के उसराहार थाना में सिपाही से थाना इंचार्ज तक बेपरवाह थे। कोई आराम फरमाने के मूड में था तो कुछ गपबाजी में मशगूल। तभी एक परेशान हाल किसान थाने पहुंचा। मैला कुर्ता, मटमैली धोती और बेतरतीब लपेटे हुए गमछे से ढका सिर। खांटी गांव का एक दुबला पतला सा बुजुर्ग, उम्र करीब 66-67 साल। पैरों में चप्पल भी नहीं। थाने में तैनात पुलिस वालों को देखकर घुसने से भी थोड़ा डर रहा था। खैर, हौसला समेटकर वो थाने के अंदर गया, लेकिन डर के मारे वो बोल भी नहीं पा रहा था, कहीं दारोगा जी उसकी बात का बुरा न मान जाए। फिर एक हेड कांस्टेबल खुद ही इस किसान के पास आता है, सवाल पूछता है कि क्या काम है। परेशान किसान कहता है, दारोगा जी मेरी जेब किसी पॉकेट मार ने काट ली, उसकी फरियाद लेकर थाने आया हूँ, मेरी रपट लिख लीजिए। ये बात सुनकर थाने के बाहर ही टेबल कुर्सी लगाकर आराम फरमा रहे एक हेड कांस्टेबल की नज़र उस किसान पर गई। अपनी कुर्सी पर ऊँघते हुए उस हेड कांस्टेबल ने सिर उठाया और किसान को घूरते हुए पूछा, पहले ये बताओ कि तुम्हारी जेब कहाँ कट गई, तुम कहाँ के रहने वाले हो? किसान ने जवाब दिया, मेरठ का रहने वाला हूँ साहब। यहाँ इटावा से बैल खरीदने के लिए पैसे लेकर अपने गांव से आ रहा था। रास्ते में किसी ने मेरी जेब काट ली, उसमें रखे कई सौ रुपए चोरी हो गए। अब तो पैसे नहीं मिले तो बहुत परेशानी हो जाएगी। बड़ी मुश्किल से पैसे जुटाकर यहाँ आए थे, इसलिए रपट लिखकर चोरों को पकड़िए। इतनी दुख भरी कहानी सुनकर भी उस हेड कांस्टेबल पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने किसान को फटकार लगाई, चल फूट यहाँ से, बेकार का टाइम खा रहा है। अब नौबत ये आ गई कि वो बेचारा किसान क्या करता। बिना किसी रिपोर्ट कराए जाए तो भी कैसे। रुआंसा सा चेहरा लिए वह उस कुर्सी टेबल से थोड़ा दूर आकर सर पकड़कर बैठ गया। तभी एक सिपाही पास पहुंचा, धीरे से कान के पास आकर बोला, बाबा अगर कुछ खर्चा पानी हो जाए तो रपट लिख जाएगी। अब रपट लिख जाने की बात पर तो किसान खुश हो गया, लेकिन खर्चा पानी तो ज़्यादा ही देना होगा, ये सोचकर उनके माथे पर फिर से शिकन आ गई। अब वो किसान बोलने लगा कि हम तो पहले से ही परेशान हैं, लुट चुके हैं, अब पैसे कैसे दे पाएंगे? मैं बहुत ही गरीब हूँ साहब, कुछ जुगाड़ से करा देते तो बड़ी मेहरबानी होती। काफ़ी बात के बाद वो किसान और सिपाही इस बात पे राजी हुए कि 35 रुपये देकर उसकी रपट लिखाई जाए। अब उस गरीब किसान ने 35 रुपये चुपके से पकड़ाए तो कागज़ के टुकड़े पर मुंशी ने रपट लिखना शुरू किया। उनकी शिकायत पर तहरीर लिखी जाने लगी। फिर मुंशी ने कहा, अरे बाबा साइन करोगे या अंगूठा लगाओगे? फिर वो कहते हुए उस पुलिस वाले ने पेन और अंगूठा लगाने वाला स्याही का पैड भी आगे बढ़ा दिया। अब उस किसान ने पहले पेन उठाया, फिर स्याही वाला पैड भी। पुलिस वाला भी थोड़ी देर के लिए अचरज में पड़ गया कि आखिर ये करेगा क्या, साइन करेगा या अंगूठा लगाएगा। अब वो पुलिस वाला इसी उधेड़-बुन में था कि आखिर ये किसान क्या करने वाला है। तभी उस किसान ने कागज़ पर अपना साइन किया और फिर अपने मैले कुचैले कुर्ते की जेब से एक मुहर निकाली। उसी मुहर को स्याही के पैड पर लगाकर कागज़ पर ठोक दिया। ये देखकर पुलिस वाला फिर अचरज में पड़ गया। इस किसान ने जेब से कौन सी मुहर निकालकर ठप्पा मार दिया। उसे देखने के लिए तुरंत कागज़ को उठाया और पढ़ा तो उस पर साइन के साथ नाम लिखा था चौधरी चरण सिंह, और मुहर से जो ठप्पा लगा था उस पर लिखा था सीएम उत्तर प्रदेश। ये देखते ही उस पुलिस वाले के पैर कांपने लगे। तुरंत सैल्यूट किया और माफ़ी मांगा। अब थोड़ी देर में पूरा थाना क्या बल्कि पूरे ज़िले में हड़कंप मच गया था। आनन फानन में तमाम पुलिस अधिकारी और बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। इसके बाद उस समय उसराहार थाने के सभी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। तो ये थे चौधरी चरण सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, बड़े किसान नेता और बाद में वे देश के प्रधानमंत्री भी बने। चौधरी चरण सिंह ने कभी किसानी नहीं की, लेकिन वे चाहते थे कि देश के किसानों को कोई तकलीफ न हो, उनकी आमदनी बढ़े, सरकार की पॉलिसी ऐसी बने जो किसानों के हक में हो।
सरकार में रहते हुए या सरकार से बाहर रहकर भी किसानों के सवालों पर उनकी सोच एक सी थी। उन्हें खुद को किसान नेता कहलाना ज़्यादा अच्छा लगता था। मिट्टी की दीवार और फूस के छप्पर वाले घर में उनका बचपन बीता था, जिसे वे हमेशा अपनी यादों में संजो कर रखते। कभी मौका मिलता तो वो लोगों को अपनी बचपन की बात जरूर सुनाते कि कैसे उनके फूस के घर के पास एक कुआं होता था, जिसका पानी पीने के साथ साथ सिंचाई के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। उन्हें इस बात का गर्व था कि उनका जन्म किसान के घर में हुआ। उनकी याद में ही हर साल 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। मेरठ जनपद के एक गांव नूरपुर में 23 दिसंबर 1902 को चौधरी चरण सिंह का जन्म हुआ था। वे गांधी जी के विचारों से खासे प्रभावित थे। महज 27 साल की उम्र में वे कांग्रेस से जुड़ गए और आज़ादी की लड़ाई में जोर शोर से हिस्सा लेने लगे। भारत छोड़ो आंदोलन से लेकर नमक सत्याग्रह सहित हर संघर्ष में भाग लिया और कई बार जेल भी गए। आज़ाद भारत में लंबे समय तक वे राजनीतिक पटल पर छाए रहे। उत्तर प्रदेश में एक सख्त और योग्य प्रशासक की उनकी कड़क छवि थी, लेकिन उनके कुछ राजनीतिक फैसलों पर उंगलियां भी खूब उठीं। चाहे दल बदल के जरिए 1967 में पहली बार हासिल हुई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी रही हो या 1979 में प्रधानमंत्री पद का ताज। 1967 में दल बदल के जरिए उन्होंने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिराई, तो 1969 के मध्यावधि चुनाव के बाद उसी कांग्रेस के गठबंधन से मुख्यमंत्री का पद संभाला। जनता पार्टी की सरकार में रहते हुए उन्हें इंदिरा गांधी को जेल में नहीं रख पाने के लिए अपनी ही सरकार के मुखिया से नाराज़गी थी, तो दूसरी तरफ जल्दी ही वे इंदिरा गांधी की ही मदद से जनता पार्टी की टूट के कारण बने और फिर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने का अपना सपना पूरा किया। ऐसी कलाबाजियों के चलते विरोधियों ने उन्हें चेयर सिंह के नाम से भी पुकारना शुरू कर दिया था। 1937 में वे पहली बार छपरौली से विधायक चुने गए। अगले 30 साल उत्तर प्रदेश विधानसभा में कई महत्वपूर्ण भूमिकाओं में उन्होंने योगदान दिया। 1946 में पंडित गोविंद वल्लभ पंत की अगुवाई वाली प्रदेश सरकार में वे संसदीय सचिव बने। 1959-60 की छोटी सी अवधि को छोड़कर 1951 से 1967 की लंबी अवधि में उत्तर प्रदेश सरकार के वे एक महत्वपूर्ण मंत्री थे। 1967 में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला। सीबी गुप्त ने जोड़ तोड़कर सरकार बनाई, पर चरण सिंह और उनके साथियों के दल बदल के चलते कांग्रेस की सरकार 17 दिनों में ही गिर गई। चरण सिंह की अगुवाई में प्रदेश की पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी, जिसमें जनसंघ, कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट सब शामिल थे। इस अल्पजीवी सरकार की अगुवाई करते चरण सिंह का केंद्र सरकार से टकराव होने लगा। वजह थी अनाज की खरीद नीति। चरण सिंह उस नीति को किसान विरोधी मानते थे और उन्होंने खुलकर उसका विरोध किया। 1969 के उत्तर प्रदेश विधानसभा के मध्यावधि चुनाव में चरण सिंह के नेतृत्व वाला भारतीय क्रांति दल मुख्य विपक्षी दल के तौर पर उभरा। 1970 में चरण सिंह फिर से साझा सरकार के मुख्यमंत्री बन गए, पर इस बार कांग्रेस के साथ। 1974 में चरण सिंह ने राष्ट्रीय राजनीति की ओर कदम बढ़ाया। इसी साल 29 अगस्त को लोकदल का गठन भी किया। आपातकाल के बाद जनता पार्टी और उसकी सरकार के गठन में चरण सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका थी। प्रधानमंत्री की कुर्सी को लेकर अड़े बाबू जगजीवन राम का खेल बिगाड़ने में चौधरी साहब की एक चिट्ठी निर्णायक बन गई थी। मोरारजी भाई देसाई को प्रधानमंत्री बनाया गया। 24 मार्च 1977 को इस सरकार में चरण सिंह उप प्रधानमंत्री बनाए गए। पहली पारी में गृह मंत्रालय उनके पास था। दूसरे चरण में वे इस सरकार में वित्त मंत्री भी रहे। गृह मंत्री के तौर पर अक्टूबर 1977 में इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी की उनकी कोशिश सरकार और पार्टी दोनों के लिए नुकसानदेह साबित हुई। उनके इस फैसले का सरकार के भीतर भी विरोध था। दिलचस्प यह है कि मोरारजी भाई को प्रधानमंत्री बनाए जाने में मददगार चौधरी साहब की सरकार में रहते उनसे कभी नहीं पटी। मोरारजी भाई से उनके रिश्ते कभी बेहतर नहीं थे। इन मतभेदों के चलते 1 जुलाई 1978 को मंत्रिमंडल से उनकी छुट्टी हो गई। सरकार से बाहर होने के बाद भी चौधरी साहब की राजनीतिक ज़मीन मजबूत रही। अपने 76वें जन्मदिन पर 23 दिसंबर 1978 को उन्होंने दिल्ली के बोट क्लब पर ऐतिहासिक रैली की, जिसमें किसानों का सैलाब उमड़ पड़ा। इस रैली में
के एक महीने भीतर 24 जनवरी 1979 को मोरारजी भाई सरकार में उनकी वापसी हुई। उप प्रधानमंत्री पद के साथ इस बार उन्हें वित्त मंत्रालय मिला। वे फिर से सरकार में थे, लेकिन मतभेद बढ़ते ही गए। चौधरी साहब भले सरकार में वापस हो गए हों, लेकिन उनके हनुमान राजनारायण को मोरारजी वापस लेने को तैयार नहीं हुए। इस बीच राजनारायण के तार चंद्रा स्वामी के जरिए संजय गांधी से जुड़ने लगे थे। दिल्ली सल्तनत की बिसात पर राजनीतिक मोहरें बिछने लगी थी। संजय की कोशिशें रंग लाई और चौधरी साहब 76 सांसदों के साथ सरकार और जनता पार्टी से अलग हो गए। कांग्रेस सहित कई दलों की मदद से उन्हें 28 जुलाई 1979 को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। वे उस शिखर पर पहुंच चुके थे जो किसी राजनेता का सपना होता है, पर जिनकी मदद से वे इस मुकाम पर पहुंचे थे, उनका जनता पार्टी की टूट और सरकार के पतन का मिशन पूरा हो चुका था। 20 अगस्त तक चौधरी साहब को बहुमत साबित करना था। एक दिन पहले ही 19 अगस्त को कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया। उनका इस्तीफा हुआ। देश के प्रधानमंत्रियों की सूची में उनका नाम तो जुड़ गया, लेकिन बतौर प्राइम मिनिस्टर उन्हें सदन का सामना करने का एक दिन भी अवसर नहीं मिला। यह भी इतिहास बन गया। तो कहीं अनकहीं में आज इतना ही। हमारी कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। नमस्कार।